हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सीटेट का क्वेश्चन पेपर है 2019 दिसंबर का। जो दिसंबर में 2019 में पेपर हुआ था सीटेट का, तो ये वो क्वेश्चन पेपर है, सेकंड पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। तो ये 30 क्वेश्चंस जो 2019 में दिसंबर में पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है, मतलब वही क्वेश्चन पेपर है, रिलेटेड क्या क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आप डिस्कस कर लीजिए क्योंकि आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आई होप ये हेल्प करेगा आपकी। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी प्रकार से हम 30 क्वेश्चन सारा जो है आपको प्रोवाइड करा सकें पूरे पेपर का। तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका प्यार मिलेगा तो इसी प्रकार के और वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यानी कि नूर है तो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स नहीं लेकर के आई है, तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए। अपना लंच नहीं लेकर के आई, उसने तान्या से कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना लंच दिया था, तो आज तुम्हें मुझे देना चाहिए। तो लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन क्या होना चाहिए? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास प्रारूप को पश्च परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है, या आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, या फिर आदान प्रदान परंपरागत। तो ये कानून व्यवस्था नहीं है, मतलब ऐसा रूल लागू नहीं है कि हम जो है अपना लंच अगर हमने कल तुम्हारा खाया था तो आज हम तुमको खिलाएं। ना तो आज्ञा पालन होगा, अच्छा होना नहीं, ये आदान प्रदान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आदान प्रदान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कि आदान प्रदान परंपरागत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो भी हमारे लिंग को लेकर के जो भी अवधारणाएं होती हैं, तो लिंग से संबंधित मोस्टली जो है वो जेंडर रूढ़िवादिताएं ही कहलाती हैं। ना तो विभेदीकरण होगा, ना भूमिकाएं, ना पहचान, तो ये जेंडर रूढ़िवादिताएं। दिस इज द राइट आंसर। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है? नहीं। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है? यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है? या फिर यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है? तो सिंपल सी बात है कि कह रहा है जो पिता हैं वो घर के कामों में लगे रहते हैं और माता साहसी गतिविधियां, मतलब जो जेंडर रूढ़िवादिता जो है कि भाई हस्बैंड तो ये हैं, या पति या मनुष्य, कहने का मतलब जो मेल है वो ये काम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, और ये काम फीमेल कर रही है, मेल नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल कोई भी वर्क कर सकता है। ठीक है, ऐसा कानून अब नियम नहीं है कि जो फीमेल है वो मेल का काम नहीं कर सकती या मेल फीमेल का काम नहीं कर सकता। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ यानी ढांचा, या फिर अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो आपको बताते चलें कि इसमें स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। स्कैफोल्डिंग वह सहायता है जो बच्चे को जो है शिक्षक या वयस्कों द्वारा कार्य करने में दी जाती है, जिसे हम पाड़ या ढांचा कहते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में, तो ये सीधी सी बात है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है होगा। दिस इज द राइट आंसर। किसके अनुसार
बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो इसकी बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब तार्किक अगर बहस हो रही तो उसको वो जो है हतोत्साहित करे, या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मूर्त सामग्रियों का ही प्रयोग करेंगे। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो इसमें देखो बात हो रही तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की। किसकी? तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो ऐसा नहीं है कि तार्किक गणितीय है तो वो ध्वनि ताल पर क्यों जाएगा भाई। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता नहीं। संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज, ऐसा नहीं है वो संगीत में क्यों जाएगा भाई। गणितीय तार्किक गणितीय है, संगीत में न जाकर के पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता वो रखेगा। तो ये 4 नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरण को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं। ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है? समाज से, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, ये सब क्या कहलाएगा? तो जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे हम समाजीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम समाजीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, यानी कि यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात हो रही है, की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी जो है ये दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है? नहीं। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या फिर शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में शामिल है क्या? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग, ठीक है, करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ठीक है, जहां तक इतनी बात क्लियर हुई होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब कि कोई एक विद्यार्थी है जिसको कई लोगों ने या कई अन्य जगह से उसे ये बताया गया है कि उसके समाज के जो वर्ग के जो लोग हैं उनको शैक्षिक क्षेत्र में कई जो है निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सरकार को अनदेखा किया जाना चाहिए? नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के, तो ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे पढ़ाई छोड़कर। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चा इस चीज को समझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में
यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, न कि असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चे, तो ऐसा थोड़ा केवल प्रतिभाशाली बच्चों को हम ले लेंगे। सो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये सब किसके सूचक हैं? तो आपको पहले ही बताते चलें कि देखो पढ़ने के प्रति चिंता है, यानी कि यदि कोई छात्र पढ़ते समय चिंता दिखा रहा है या उसके पास शब्दावली कौशल आदि है, तो वह डिस्लेक्सिया नामक जो सीखने की विकलांगता से पीड़ित हो सकता है। क्योंकि अगर पढ़ने में समस्या है तो डिस्लेक्सिया से हम ग्रसित हो सकते हैं, और अगर लिखने में समस्या है तो डिस्ग्राफिया से हम जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर गणितीय प्रॉब्लम है तो डिस्कैलकुलिया होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम डिस्लेक्सिया यानी कि अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के साथ जाएंगे। दिस इज द राइट आंसर, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले और इस विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, या फिर विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक लिखित कार्य हम कैसे दे सकते हैं? या फिर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों या कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। चलिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर? नहीं। अभिसारी? नहीं। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर के एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो आपको बताते चलें कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना ही जो है कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, या क्रियात्मक अन्यथा एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, या साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो ये राइट आंसर है कि जो है साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन सी प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, या फिर दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसके साथ हम जाएंगे कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। फिर शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले जो बच्चे हैं, तो बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे। अगर ध्यान नहीं दे रहे तो हम कह देंगे तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या चाहते हो तुम। तो इस प्रकार से हम उससे पूरी जानकारी लेकर के हम उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ना करके जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि कारण जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि
ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? तो ज्ञान तो जो है संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है ये राइट आंसर है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इसके बाद अगर आप पूरा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी आगे जितने जो भी सारे सब्जेक्ट्स के जो 30 क्वेश्चन होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2017, 19, 18, 17 सारे हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? तो संज्ञान एवं संवेग के बीच में द्विदिशीय यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। इस क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे आंसर देना होता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो आपको बता दें कि चारों चीज़ें जो है अधिगम को प्रभावित करने वाली हैं, तो इनके साथ हम चारों का निशान लगाएंगे। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के लिए सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि में संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। फिर है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय यह है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने व वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है? नहीं। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप सभी सपोर्ट कीजिए प्लीज, ताकि मैं आने वाले और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। घर, परिवार, पास पड़ोस हमारी प्राथमिक कक्षाएं, प्राथमिक पाठशाला और प्राथमिक जो है एजेंसियां होती हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद 30 और जो क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।